इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध का खामियाजा गाजा को भुगतना पड़ रहा है। हमास को खत्म करने की कसम खा चुका इजराइल गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसकी वजह से गाजा खंडर बन चुका है और लोगों को खाना तक नहीं मिल रहा, पीने को पानी तक नहीं मिल रहा। छोटे छोटे मासूम बच्चे खाने की तलाश में भटक रहे हैं। गाजा में हालात ये हो गए हैं कि जमीन पर भूख से मरने का खौफ और आसमान से इजरायली मिसाइलें गिरने का डर लोगों को सताता रहता है। इजराइल से अमेरिका के साथ साथ तमाम देश युद्ध विराम की अपील कर चुके हैं, लेकिन इजराइल अपनी अकड़ के आगे किसी की सुनने को राजी नहीं है, जिसका खामियाजा न सिर्फ गाजा की आवाम को भुगतना पड़ रहा है, बल्कि इजराइल में भी लोग हूथियों की मिसाइल अटैक के खौफ में जी रहे हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं इजराइल और हमास के बीच युद्ध रुकने की एक उम्मीद जगी है। खबर यह है कि इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम के लिए ईरान खुद आगे आने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, हमास और गाजा में शांति डील को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर के मुताबिक अब हमास की तरफ से ईरान ने मोर्चा संभाल लिया है और खुद ईरान अब शांति पर सीधे इजराइल से बात करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों को ये बात खुद बताई है। ट्रंप ने कहा कि जल्द ही युद्ध विराम पर बात बन जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि हमारी कोशिश दोनों पक्षों के बीच शांति लाने की है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही इसका रिजल्ट आप देख सकेंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान को क्यों किया शामिल? सवाल ये उठता है कि इस डील में ईरान को क्यों शामिल किया गया है। तो आपको बता दें, अमेरिका, सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे बिचौलियों के जरिए शांति स्थापित करने में जुटा था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। पिछले दिनों ट्रंप के शांति दूत विटकॉफ ने जल्दी समझौता होने का दावा भी किया था, लेकिन ना तो हमास ने और न ही इजराइल ने प्रस्ताव का सीधा समर्थन किया था, जिसकी वजह से आखिर में ट्रंप को इस पर बैकफुट पर जाना पड़ गया। अब ट्रंप की टीम ने सीधे तौर पर ईरान से संपर्क साधा है। कहा जाता है कि हमास को शक्ति देने में ईरान का ही हाथ है। ईरान चाहेगा तो हमास तुरंत युद्ध रोक सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने सीधे ईरान से संपर्क किया है। इस कवायद में सबसे बड़ा झटका तुर्की और सऊदी जैसे देशों को लगा है। तुर्की और सऊदी की कोशिश दोनों में शांति स्थापित कर मध्य पूर्व में बड़ा बिचौलिया बनने की थी, लेकिन अब ईरान ने दोनों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। गाजा में ईरान और इजराइल के बीच अगर सीधे तौर पर डील होती है तो ईरान फिर से बड़ी भूमिका में नजर आएगा। गाजा पर आगे के कंस्ट्रक्शन में भी ईरान की बड़ी भूमिका होगी। इतना ही नहीं, नई सरकार गाजा में किस तरह की होगी उसे भी ईरान ही तय करेगा। यानी ईरान की एंट्री ने सीधे तौर पर तुर्की और सऊदी अरब को झटका दिया है। लेकिन माना यही जा रहा है कि ईरान की एंट्री से हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम की संभावना बढ़ गई है। ईरान ने हाल ही में चीन से कुछ ऐसा मंगाने का आदेश जारी किया, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि इस्राइल से तनातनी और बढ़ सकती है। दरअसल ईरान ने चीन से हजारों टन अमोनियम परक्लोरेट मंगवाने का आदेश दिया है, जो ठोस ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक अहम केमिकल है। यह कदम उस वक्त सामने आया जब ईरान की अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत जारी है और इस्राइल के साथ उसके संबंध पहले से ही बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान यह मिसाइलें न केवल अपने राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए बना रहा है, बल्कि इनका इस्तेमाल लेबनान, यमन और इराक में अपने समर्थित गुटों को हथियार देने के लिए भी किया जा सकता है। इस्राइल पहले ही ईरान के मिसाइल निर्माण केंद्रों पर साइबर हमले और हवाई हमलों के जरिए निशाना बना चुका है। साल 2024 में ईरान की मिसाइल उत्पादन प्रणाली के एक महत्वपूर्ण हिस्से जैसे कि प्लैनेटरी मिक्सर को नष्ट भी कर दिया गया था। इजरायली रक्षा सूत्रों की माने तो ईरान द्वारा इस नुकसान की भरपाई के लिए अब नए सिरे से निर्माण शुरू किया जा रहा है। हालिया विस्फोट और सुरक्षा चिंताएं। कुछ समय पहले ईरान के एक पोर्ट पर एक भीषण विस्फोट हुआ था, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। कुछ जानकार यह अंदाजा लगा रहे हैं कि यह विस्फोट संभवतः गलत तरीके से रखे गए रॉकेट ईंधन के कारण हुआ था। हालांकि ईरान बार बार इससे उलट जवाब दे रहा था।
इससे यह स्पष्ट होता है कि इन सामग्रियों के भंडारण और उपयोग में जोखिम भी अत्यधिक है। अमेरिका और इसराइल से तनातनी के बीच ईरान का यह कदम दर्शाता है कि वह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को फिर से अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है, क्योंकि ईरान अपने सबसे बड़े खतरे के रूप में अमेरिका और इसराइल को देखता है। अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के दौरान इस तरह की सैन्य गतिविधि न केवल वार्ता की संभावनाओं को कमजोर कर सकती है, बल्कि मध्य पूर्व में युद्ध की आशंका को भी बढ़ाती है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या आने वाले समय में यह मामला और आगे बढ़ता है या फिर भविष्य के लिए कोई खतरा बनने वाला है। क्या यह सिर्फ रक्षा है या आक्रामक रणनीति? यह सवाल अब अमेरिका, इसराइल और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के सामने भी खड़ा हो रहा है। ईरान का कहना है कि यह उसकी रक्षात्मक नीति का हिस्सा है, लेकिन हालात इसे एक हमलावर तैयारी के रूप में भी दर्शा रहे हैं। आखिर क्या है अमोनियम परक्लोरेट और इसका महत्व? अमोनियम परक्लोरेट एक प्रबल ऑक्सीडाइजर है जिसे सॉलिड फ्यूल रॉकेट में मोटर्स में प्रयोग किया जाता है। यह मिसाइलों को तेजी से दागने में सक्षम बनाता है, जिससे युद्ध की स्थिति में प्रतिक्रियात्मक क्षमता बढ़ जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन से जो सामग्री ईरान मंगवा रहा है वह करीब 800 बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए पर्याप्त हो सकती है। इससे पहले ईरान ने चीन से सोडियम परक्लोरेट की खेप मंगवाई थी, जिससे तकरीबन 260 मिसाइलें बन सकती थी। अब इधर अमेरिका और इसराइल पूरी तरीके से इस खबर पर नजर बना चुके हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में इसे लेकर क्या कुछ होता है। दो 2023 के अक्टूबर में शुरू हुआ इसराइल हमास युद्ध अब 2025 में प्रवेश कर गया है और इसके प्रभाव एक सीमित संघर्ष से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। अब यह एक बृहद क्षेत्रीय टकराव भी बन गया है, जिसमें यमन, लेबनान, सीरिया और इराक जैसे देश अप्रत्यक्ष रूप से शामिल भी हो चुके हैं। गाजा में जारी भारी बमबारी और नरसंहार के बीच यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हालिया ड्रोन हमला इस युद्ध के नए और खतरनाक चरण की ओर इशारा करता है। हूतियों का हमला गाजा के लिए याफा ड्रोन। यमन के हूती विद्रोहियों ने घोषणा की है कि उन्होंने 2 याफा ड्रोन इसराइल के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे बेन गुरियन एयरपोर्ट की ओर भेजे। हालांकि इस्राएली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने दावा किया कि ड्रोन को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया। इससे पहले 3 जून 2025 को यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने इसराइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम पैलेस्टाइन 2 है, उसे दागा था। हालांकि इसराइल ने उस दिन भी कहा कि उन्होंने उसे हवा में ही ढेर कर दिया। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने जारी किया बयान। मजलूम फिलिस्तीनी जनता के प्रति अपने धार्मिक, नैतिक और मानवीय कर्तव्य का पालन करता रहेगा। इस्लामी उम्मह की हर कौम और हर राष्ट्र को यह कर्तव्य निभाना चाहिए। उन्हें आलस्य, पराधीनता, निष्क्रियता और शत्रु के सामने आत्मसमर्पण को त्याग कर देना चाहिए। ईश्वर उस कौम पर अपनी कृपा न करे जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ती है, अपने दुश्मनों के आगे झुक जाती है, जबकि उसमें सामर्थ्य और संभावना मौजूद हो। यह बयान हूती प्रवक्ता याह्या सारी की ओर से दिया गया, जिसमें साफ तौर पर इशारा किया गया मिडिल ईस्ट के उन देशों की ओर जो मुस्लिम कंट्री भी हैं और बाकायदा वे इस रूप से भी है कि वे अगर चाहें तो गजा पर हमला बंद करवा सकते हैं। ये इशारा स्पष्ट तौर पर सऊदी अरब जैसे देशों पर ही था। ऐसे में हूतियों की ओर से दिया गया यह बयान एक भावनात्मक अपील के साथ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भी चुनौती देता है। यह पहला मौका नहीं है जब हूती विद्रोहियों ने इसराइल या उसके सहयोगियों पर हमला किया हो। हूतियों का गजा के समर्थन में हमला कब और कैसे? नवंबर साल 2023 हूतियों ने रेड सी में इसराइली मालवाहक जहाजों पर मिसाइल दागी। जनवरी 2024 अमेरिका और ब्रिटेन के नौसैनिक जहाजों को लक्षित करने वाले ड्रोन अटैक। मार्च 2024 इसराइल की ओर से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल जिसे ओमान की खाड़ी में इंटरसेप्ट किया गया। साल 2025 यूएसए संग सीज फायर के बाद इसराइल पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। हूतियों ने अपनी सामरिक क्षमताएं लगातार बढ़ाई हैं। अब उनके पास ईरान समर्थित तकनीक से लैस 2000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली ड्रोन और मिसाइलें हैं। इनमें अहम तब हो जाता है जब हूतियों की ओर से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं, जो एक अहम कड़ी साबित होते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल काफी तेज गति से चलती हैं, जिसे किसी हवाई सुरक्षा कवच द्वारा इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। बहरहाल हूतियों की ओर से ड्रोन स्ट्राइक की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है और ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि इसराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई में क्या कुछ किया जाएगा।